आज की मौका परस दुनिया में ऐसी मित्रता, ऐसा रिश्ता दुनिया देती है जिसकी दाद आज इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्ती जिंदाबाद। पुतिन जब पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान तो इन्हीं सड़कों से होकर उनका काफिला गुजरेगा, इन्हीं तमाम रूट से गुजरते हुए, इसी रास्ते से गुजरते हुए डिप्लोमेसी का, कूटनीति का और जियो स्ट्रैटेजी का वो रास्ता निकाला जाएगा जिसकी दुनिया में अमिट छाप होगी। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं उस बस में जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दोस्त होता है दोस्त के बस में। तो जब पुतिन यहाँ पर होंगे दुनिया कैसे देखेगी? पुतिन यहाँ है दोस्त के पास, दोस्त के बस में, आगे क्या रास्ता निकलने वाला है? सुरभि, मेरे सहयोगी दिनेश गौतम ने बिल्कुल सही बात कही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और TV9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस में आज दिल्ली के उस सफर पर हम आपको लेकर चल रहे हैं जहां तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं और इन्हीं खास मेहमानों के साथ चर्चा होने वाली है उस दोस्ती के बारे में जिसका जिक्र दिनेश ने किया। क्योंकि आज की इस हाईटेक बस के जरिए TV9 भारतवर्ष आपको ये बताने वाला है कि जब पुतिन राजधानी दिल्ली में होंगे तो क्या ऐतिहासिक होगा। आज हम आपको ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली ये मुलाकात किस तरीके से ग्लोबल लीडर्स के बीच में और इन दो ग्लोबल लीडर्स का एक साथ एक मंच पर होना भी किस तरीके से एक बड़ा मैसेज होगा। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष, एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि राजधानी दिल्ली में पुतिन की मौजूदगी को देखते हुए किस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। और मैं चाहूंगी कि दिल्ली की सड़कों पर होते हुए आज आप इसके साथ शुरुआत करिए कि कहां से गुजरेंगे पुतिन। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति पुतिन शायद दुनिया के अकेले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो सबसे अधिक बार दिल्ली आ चुके हैं। उन्होंने जब ये फॉर्मूला शुरू किया कि एक साल भारत के प्रधानमंत्री मॉस्को जाएंगे, एक साल रूस के राष्ट्रपति दिल्ली आएंगे, तो उस कार्यक्रम की शुरुआत की उन्होंने और वो सबसे अधिक बार दिल्ली आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जब हमारी बस मंडी हाउस से आगे बढ़ रही है तो प्रगति मैदान की तरफ, तो मुझे लगता है कि इस रास्ते में वो भी उतने ही भली भांति परिचित होंगे। चलिए ठीक है, मॉस्को जैसा नहीं, लेकिन वो कमोबेश दिल्ली को भी उतने ही अच्छे से जानते हैं कि ये रास्ता यहाँ से आकर कैसे राजघाट तक जाता है, क्योंकि हर बार वो आते हैं, राजघाट में जाते हैं, बापू को, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं या फिर जो दूसरे उनके और कार्यक्रम होते हैं। तो इस बार का जो उनका 2 दिन का दौरा होने वाला है, चूँकि उसकी टाइमिंग भी बेहद खास है और सबसे बड़ी बात यह है कि 3.5 साल के युद्ध के बाद जहां रूस ने अपनी ताकत दिखाई, वहां उसने दुनिया को यह भी संदेश दिया कि भारत के साथ उनकी दोस्ती कितनी मजबूत है, कितनी दमदार है। बहुत इंटरेस्टिंग बात। और कई बार ऐसा होता है कि रास्ते वही रहते हैं जिनसे आप बहुत बार गुजरे होते हैं, मंजिलें बदल जाती हैं, और कई बार मंजिल वही होती है लेकिन रास्ते दूसरे होते हैं जो वहां तक लेकर जाते हैं। हमारे साथ विक्रमजीत सर जुड़ रहे हैं जो कि कमांडर रहे हैं नेवी में, हमारे साथ जनरल VK दत्ता जुड़ रहे हैं जो कि कई ऐसी पोजीशंस पर काम कर चुके हैं कि उनकी इनसाइट्स हमारे लिए बहुत काम की हो सकती हैं। और हमारे साथ मेहमान कौन कौन है? हालांकि मैं ये बता दूं कि क्योंकि दत्ता सर हमारे साथ हैं तो दिनेश जी, मेरा सबसे पहला मकसद यही होने वाला है कि अगर पुतिन राजधानी दिल्ली में होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी कैसे होती है, क्योंकि कई तमाम ग्लोबल लीडर्स हम देख चुके हैं, भारत मंडपम में आ चुके हैं, लेकिन पुतिन की यहाँ पर मौजूदगी और उनकी सिक्योरिटी किस लिहाज से इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लेकर इंक्विजिटिव हूं मैं, बिल्कुल जानना चाहती हूं। कितनी सारी चीजें दिमाग में उमड़ घुमड़ रही हैं कि हमारे साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु जी हैं, उन तक जाने से पहले ही सवाल सुरभि के दिमाग में आ रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ, आइए एक बार परिचय तो करा दूं मैं। संदीप त्रिपाठी, परिचय कराएं, लेकिन चूंकि अभी हम गुजर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि हमारी बस गुजर रही है, ठीक यही सामने में पुष्किन की मूर्ति लगी हुई है। दिखाइए भाई, पुष्किन जी की मूर्ति दिखाइए। पीछे वाले हिस्से में पुष्किन की मूर्ति है और जब हम लौटेंगे तो हम जरूर वो मूर्ति भी आपको दिखाएंगे मंडी हाउस के इस गोल चक्कर पर। मुझे इसलिए याद आया क्योंकि देखिए, पुष्किन दुनिया भर में रूस के सबसे जाने माने साहित्यकार हैं। मॉस्को उनका वर्किंग प्लेस है, वर्किंग सिटी रहा है और बर्थ प्लेस उसके पास ही कोई रहा है। और दूसरी बात है, मॉस्को का जो एयरपोर्ट है वो भी पुष्किन के नाम पर है। तो पुतिन जब इधर से गुजरते हैं और जब वो देखते हैं कि यहाँ पर पुष्किन की मूर्ति लगी हुई है तो आप समझ के चलिए कि उनको लगता है कि मैं अपने दूसरे घर में हूँ। ये मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक और बात दिनेश आपको बता दूं कि पुतिन की लीडरशिप पर ही डॉक्टर संदीप त्रिपाठी ने एक किताब भी लिखी है, तो इनसे भी बहुत इंसाइट मिलने वाले हैं। और मेरे सवाल
सवाल आज- उसको लेकर भी बिल्कुल तैयार है, आज हर क्योंकि एक के पास विदेश इतने मामलों के insights। विदेश मामलों के ये जानकार है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जब आप मंडी हाउस से गुजरे और आर्ट कल्चर और हेरिटेज की बात ना हो तो ये अधूरी सी लगती है। तो मेरा मानना है, जब एक रशिया में एक थिएटर का अपना अलग आयाम है, और जब मंडी हाउस से आप गुजरते हैं तो एक थिएटर का और पीपल टू पीपल कांटेक्ट और आर्ट एंड कल्चर का जो सम्मिश्रण होता है। मेरा जूता है जापानी, एब्सोल्युटली, ये पतलून हिंदुस्तानी। जिस तरीके का वहाँ कल्चर और जो जिससे हिंदुस्तान अपने आप को फिर भी फिर भी दिल है हिंदुस्तान। दिनेश जी, एक चीज और आप देखेंगे, दुनिया जियोपॉलिटिक्स में इसका एक नया उदय होगा, शायद एक नई शुरुआत होगी, पीस की नई शुरुआत होगी, तो बहुत उम्मीदें हैं। तो जैसे जैसे ये हम सोच रहे हैं डिफेंस डील्स होंगी, नॉर्मल कल्चर की बात होगी, तो ये एक नया चैप्टर अध्याय ये वर्ल्ड ये तो आप इस समय की बात कर रहे हैं, लेकिन वो समय जिसमें ये दौरा हो रहा है वर्ल्ड ओवर, जिस तरह का की इवेंट्स इस समय सेंटर स्टेज में हैं, और वैसे में ये दौरा होना किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, मुझको लगता है एक राउंड तो इस पर बातचीत होनी चाहिए। और सबसे पहले ये जरा संदीप जी आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका किस तरीके से अपने आप को रीस्टैब्लिश करने में, वर्ल्ड पावर के तौर पर असर्ट करने में लगा हुआ है। ऐसे में दौरा, इसकी टाइमिंग को कैसे देखते हैं आप? दुनिया बदली, समय बदला, संदर्भ बदले, लेकिन दिल की गहराइयाँ वो बढ़ती गई, भारत की मित्रता की मिसाल बढ़ती गई। आने वाला 4 दिसंबर एक नई इबारत लिखेगा। जो सवाल दिनेश जी ने पूछा, ये टाइमिंग इस दौरे को लेकर कितनी इंपॉर्टेंट? सुरभि जी, टाइमिंग बहुत बड़ा रोल है इसमें। जब उस समय जब आईसीसी ने पुतिन पर वारंट जारी कर दिया है, ये नॉर्थ कोरिया और चीन के बाद पहला मुल्क ऐसा होगा जहां पर पुतिन आ रहे हैं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा संदेश है हमारी मित्रता का, हमारे विश्वास का, और भारत को जिस प्रकार से रूस देखता है, अपने दिल में देखता है। कहते हैं ना कि कई बार दोस्ती जो होती है इतनी नैसर्गिक होती है, इतनी नेचुरल होती है कि उसमें कईयों के चेहरे बगैर कुछ किए आपको, उनसे आपका बहुत राब्ता नहीं होता, पसंद होते हैं। कईयों के चेहरे आपको रिपेल करते हैं बगैर उनके कुछ बिगाड़े आपका। और इसी तरीके से हिंदुस्तान की इतनी नैसर्गिक मित्रता है कि अगर कोई रशियन सामने होता है तो हिंदुस्तान बाग बाग हो जाता है, और इसी तरीके से रशियन खुश हो जाता है किसी हिंदुस्तानी को सामने देखने के बाद। ये तो मनीष झा आपने कई बार देखा होगा, आप रशिया कई बार गए हैं, वहाँ आपको जर्नलिज्म का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला है। रशिया और इंडिया ये इतने समय तक इतनी बम्पी रोड से गुजरने के बावजूद इतनी दोस्ती मजबूत कैसे होती चली गई? इस पूरी दुनिया में अगर एक संबंध जो 1954 से लेकर आज 2025 तक एक जैसे रहे हैं तो वो है भारत और रूस का संबंध। मतलब पहले भारत और सोवियत संघ का संबंध और भारत और रूस का संबंध। ये विदेश मंत्री के जवाब थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप रूस में जाइए और आप बोलिए कि आप भारत से हैं, आपको तुरंत उसका रिएक्शन दिखेगा। उसी तरह से भारत में भी है। अब भारत में कोई भी रूसी आदमी कहता है कि मैं रूस से आया हूँ, तो एक रूसी से और दूसरे विदेशियों से। इस तरह की सड़कें भी हैं और इस तरह के फ्लाईओवर्स और रेलवे ब्रिज भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप जनरल दत्ता को दे दें ये माइक, और जनरल दत्ता, ये जो अब ये अभी जिस दौर में हैं हम, जिस समय कई बार देशों को और बड़े नेताओं को यू टर्न लेने में सुबह से शाम भी नहीं होती है, ऐसे में दोस्ती इतने दिनों से इतनी टिकाऊ जिसकी मिसालें दी जाती हैं, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि यहाँ तो हर कोई अपना अपना स्वार्थ देखता है। बिल्कुल दिनेश, ऐसा है, अगर मैं बोलूं कि आसमान से ऊंचा और समुंदर से गहरा, ये भारत और रूस का रिश्ता है, जिसके अंदर की कोई भेदभाव नहीं है, जिसके अंदर कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, जिसके अंदर कि आप एक बिल्कुल खुले दिल से एक मित्र की तरह आपस में सहयोग बना रहे हैं। आप ये नहीं कर रहे कि मैं किस प्रकार भारत के अंदर किसी का अंडरस्ट पैदा कर दूं, कहीं मेरा डीप स्टेक आगे वहाँ कार्रवाई कर जाए, और कोई मेरा जो अपना इंटरेस्ट है, आर्म्स लॉबी का इंटरेस्ट हो, चाहे बिजनेस का इंटरेस्ट हो, हमारा और रूस के अंदर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जो शब्द आपने इस्तेमाल किया दत्ता सर, अनरेस्ट, और ये जो सिग्नलिंग की बात आप करते हैं, फिलहाल मैं देख रही हूँ ये रेड सिग्नल नजर आ रहा है, और ये रेड सिग्नल ग्लोबली बहुत फ्रंट पर है। तो आज पुतिन और प्रधानमंत्री का साथ होना कितना बड़ा सिग्नलिंग है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको ग्रीन लाइट के तौर पर देख पाएंगे? एब्सोल्युटली सुरभि जी, जैसा आपने बोला, आपने रेड सिग्नल की बात की, मेरे दिमाग में विचार कौन था, ये तो ग्रीन सिग्नल है। ये ग्रीन सिग्नल है पूरे वर्ल्ड के लिए, एक ऐसी मित्रता की मिसाल जो पिछले 7 से 8 डिकेड से चली आ रही। उनने जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब से यूएसएसआर आज़ाद हुआ, उस समय से हमारी मित्रता है। और याद करिए पुर्तगाल का जब वो गोवा पे उनका राज था, और जब 1961 में हमने उसको लिबरेट किया, इसी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में
रशिया ने उस समय यूएसएसआर ने वीटो का इस्तेमाल किया था। उसके बाद 1971 में जो हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई उसके देखे और आज की मिसाल देखिए। लेकिन आज के अनरेस्ट, आज की मिसाल की जिस तरीके से शरदेंदु सर, दिनेश बात कर रहे हैं, आज हकीकत ऐसी है कि बहुत से ऐसे फ्रंट हैं जहां पर भारत ने एक बैलेंस बनाए रखा है, और उसी बैलेंस को देखते हुए मैं अमेरिका के साथ जिक्र बार बार इसलिए कर रही हूं क्योंकि पुतिन की राजधानी दिल्ली में मौजूदगी डोनाल्ड ट्रंप को क्या खल रही होगी, या उनकी ऑब्जर्वेशन इसको लेकर ऐसी होगी कि वो रिस्पॉन्ड करे, रिएक्ट नहीं। रिमोट को दूर रख के बगैर पलक झपकाए वो सब कुछ देख रहे होंगे, ये तो गारंटी है। लेकिन सवाल ये है कि जब दोस्त टॉक्स की टेबल पर होता है तब चैलेंजेस कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप अपने एडवर्सरी से बात कर रहे होते हैं, जब किसी न्यूट्रल किसी शख्सियत से बात कर रहे होते हैं, तब तो खैर अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जब दोस्त से बात हो रही होती है तब भी चैलेंजेस होते हैं। सबने ये कहा कि रशिया के साथ हम इतने सालों से हमारी मतलब बहुत गहरी दोस्ती है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को पार्टनर की तरह लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ इक्विपमेंट दे रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, वो तो होता ही है, किसी भी डील में होता है। लेकिन रशिया हमारे साथ हर एक फील्ड में, हर एक जगह में हमारे जैसे हम बातचीत करते हुए सामने भी निगाह रख रहे जी हैं, हाँ। इसी तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपको बातचीत करते हुए सामने निगाह भी रखनी रखनी पड़ती है। तो ये आप जरा झुक जाइए सेफ्टी के लिए, और जरा ये बताइए सर, देखिए ये एक्सटर्नल मतलब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा था कि फाइनली जब भी हम कोई देश किसी देश से बात करता है तो अपना हित तो उसका पीछे रहता ही है, रादर वो प्राइमरी रहता है। कॉमन फ्रेंड हम दोनों का, चाइना का और भारत का कॉमन फ्रेंड है रशिया। तो ये, और रशिया भी चाह रहा है कि हम भी चाइना के साथ इंगेज करें, फ्रेंडली टॉक्स हों, क्योंकि आप देखिए मानिए हम कभी इसके अपोज में नहीं रहे, हम तो चाहते हैं दोनों मुल्कों के बीच में सदा हम चाह रहे हैं कि हमारे बीच में भी पीस रहे। हमारे साथ चाइना का इतना ट्रेड डेफिसिट है, सबको मालूम है, और ये यहीं से वो बात उठती है सुरभि जो आप कह रही थी कि ज्यादा इंटरेस्ट से इस बातचीत को कौन देख रहा होगा, अमेरिका या चाइना? और सर, आपको ये लगता है कि भारत की दोस्ती अमेरिका के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जहां वो जानता है कि चाइना अगर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करता है चीजों को, तो उसे बैलेंस करने के लिए या उसकी लगाम लगाने के लिए अमेरिका को भारत की भी जरूरत है? जी हाँ सुरभि जी, बिल्कुल आपने सही किया। देखिए मेन मुद्दा यहाँ अटकता है चाइना को किस तरीके से हैंडल किया जाए। एक तरफ अमेरिका की अपनी पॉलिसी है, वो पाकिस्तान में भी इसलिए घुस रहा है जैसे वो सी पैक को चेक कर सके, इंडो पैसिफिक रीजन में इसलिए घुसता है जैसे चाइना को चेक कर सके। और एक रशिया का जब आप फैक्टर इसमें प्ले करते हैं सुरभि जी, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान देख रहा है कि चाइना को अगर लगाम लगाना है तो पुतिन के वर्ड ज़्यादा काम करेंगे बनस्पत डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि उनका एक फ्रेंडशिप अलायंस है, बहुत सारे कंसेशन और रियायतें दी जा सकती हैं, और बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है चाइना की, वो भी रशिया पूरी करता है। तो इस डायनेमिक्स को अगर देखें तो हिंदुस्तान दोनों प्लान को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। बैलेंस बड़ा जरूरी है जीवन में, और दूसरी तरफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और यहाँ जब हम गुजर रहे हैं प्रगति मैदान के करीब से, हमारी हाईटेक बस ये समझने की कोशिश करते हुए, एक तरफ प्रगति मैदान, एक तरफ देश का सर्वोच्च न्यायालय, और यहाँ जब हम ये बात कर रहे हैं जनरल दत्ता, ज्यादा बड़ा इस समय दो दोस्त जब बात कर रहे होंगे तो चैलेंज को लेकर बात क्या, एक कह रहा होगा यार ये चाइना से मैं बड़ा परेशान हूं, दूसरा कह रहा होगा अमेरिका को कैसे साधे ये बताओ, या दोनों किसी एक पर बात कर रहे होंगे? लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो देशों के बीच के रिश्ते होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म होते हैं। अभी ट्रंप है, 4 साल का कार्यकाल है, आगे तो शायद वो आने वाली भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारा रिश्ता है, चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे रूस के साथ हो, और जहाँ तक चीन का सवाल है, हमारा चीन के साथ में कोई कंपटीशन नहीं है, ना हम उसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक डिसबैलेंस तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट किया है ना सर, टैरिफ वॉर के जरिए। स्पेस है कि चाइना भी डेवलप हो सकता है, भारत भी डेवलप हो सकता है, यही हमारे प्रधानमंत्री लेकिन ये क्यों खल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, ये सवाल अभी डोनाल्ड ट्रंप को क्या खल रहा है कि वर्ल्ड पावर किसके पास जाएगी? क्या चीन नंबर 1 पावर बन जाएगा कि अमेरिका बरकरार करके रखेगा? तो जरा ये देख लें सर, नहीं है। भारत मंडपम एक तरफ जहां प्रेसिडेंट पुतिन के साथ असल में यहाँ बातचीत, ये मनीष झा बताएंगे, लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट भी दिखाई दे रहा है। मनीष ऐड ऑन करना। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के पास से गुजर रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य बिल्डिंग है, उसी का एक्सटेंशन बिल्डिंग है जहां से हम अभी गुजर रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है, पिछले महीने जब मैं चीन में था, एससीओ सम्मेलन को कवर कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी थे, प्रेसिडेंट पुतिन थे, प्रेसिडेंट जिनपिंग थे, और हम सब ने देखा कि किस तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जिनपिंग दोनों मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को सेंटर स्टेज पर रखे हुए थे। कोशिश ये हो रही थी कि जो RIC नाम का एक संगठन बनाया गया था,
कि रूस, इंडिया, चाइना उसको वो एक्टिवेट कर सके। देखिए ये रूस के इंटरेस्ट में है, ये मनीष चीन जी, के लेकिन ये इंटरेस्ट कई में बार ये डिस्कस हो चुका है और वो भी मतलब वो भी एक्सपर्ट्स कई बार कह चुके हैं कि आरआईसी अगर वजूद में आए तो अमेरिका की लगाम बहुत हद तक टाइट हो जाए, लेकिन आरआईसी वजूद में आने के पहले आरआईपी हो जाता है उसका। नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा और मैं ये मानता भी हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि आरआईसी किसी भी दिन अगर आपको चीन और अमेरिका पहले में तो से ये किसी बताइए एक यहाँ की क्या क्या मीटिंग्स होने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम भारत मंडपम से होकर गुजर रहे हैं और राष्ट्रपति पुतिन के 2 दिन के कार्यक्रम में से एक कार्यक्रम ये जगह भी है, वो भारत मंडपम जहां पर कि भारत ने G20 सम्मेलन किया था पिछले साल और उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जब G20 हुआ था और तब 2023 में प्रेसिडेंट पुतिन को भी आना था, लेकिन चूंकि रूस यूक्रेन का युद्ध उस वक्त चरम पर था, प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आए थे, उन्होंने अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को यहाँ पर भेजा था और इसीलिए यहाँ पर पुतिन की एंट्री होगी एक दूसरे कार्यक्रम में, जब भारत और रूस के जो बिजनेस फोरम है उनकी एक मीटिंग होगी और उसमें यहाँ पर संबोधन करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन आने वाले हैं। बिजनेस फोरम की बात करी है तो मैं एक बार फिर से दिनेश उसी सवाल पर आ रही हूं। अमेरिका जहां जहां कोई बेहतरीन डील होते हुए बदलती प्रोग्रेस को उस पावर के लिहाज से देखता है, आज जब यहां पर डेलीगेशंस बैठेंगे तो जरा तो देखिए ये उनमें भारत डील को मंडपम लेकर- किस तरफ है ये बताता हुआ ये जो साइनेज लगा हुआ है, ये मेरे ख्याल से हमारे सिर से पर्याप्त ऊपर है, तो हमको झुकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये वो जगह है जहां रशिया और इंडिया के जो बिजनेस डेलीगेट्स हैं वो मिलेंगे और प्रेसिडेंट पुतिन भी यहां पहुंच सकते हैं। इस समय G20 की बात रही हो या आज का दौर जब प्रेसिडेंट पुतिन के यहां पहुंचने की बात है, भारत मंडपम पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान बन चुका है। और सर इस टैरिफ वॉर के बीच जहां तेल खरीद को लेकर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बॉम्ब फेंकते हैं, क्या वाकई उसका कोई सॉल्यूशन या कोई मैकेनिज्म इसी भारत मंडपम के जरिए निकलता हुआ देखेंगे आप? देखिए सबसे बड़ी बात है ये भारत मंडपम की बिल्डिंग अपने आप में बड़ी आलीशान है, लेकिन इसमें जो मुद्दे जो डिस्कस होंगे वो इससे भी बड़े अहम होंगे। थोड़ा देर रुक कर जरा इसको निहारते हैं और आपकी बातें सुनते हैं। और साथ में एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, इसमें जो मुद्दे हैं उसको आपको एक जो आपने ग्रीन लाइन खींच रखी है उसके बियॉन्ड देखना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जो आपके एनर्जी के रिक्वायरमेंट है, उससे हम आगे चल के बात करेंगे। इस बार हमारी बात होगी स्पेस टेक्नोलॉजी पे, इस बार हमारी बात होगी साइबर को कैसे हमने अपने कंट्रोल में रखना है, साइबर थ्रेट एक जो इमिनेंट हो, और जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर की हम बात करते हैं उस पर बात होगी, क्योंकि तमाम ऐसे डिफेंस नीड है जो हमें नेक्स्ट जनरेशन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करेंगे। इसी डिफेंस नीड को देखते हुए, रक्षा सौदों को देखते हुए क्या महत्वपूर्ण निकल कर आएगा दिनेश इस दौरे से? जनरल दत्ता, इसके बारे में जरूर बात हो रही है कि एक तरफ काटसा जैसे चैलेंजेस हैं अपने एडवर्सरीज पर जो अमेरिका लगा देता है अगर वो किसी दुश्मन देश के उसके दुश्मन देश के साथ डील करता है किसी तरह की। भारत चाहता है कि वो S-400 की नई बैटरीज ले, वो ये भी चाह रहा है कि क्या Su-57 को लेकर भी, जिसमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी रशिया कर रहा है, क्या उस पर आगे बढ़ना चाहिए। AK के नए तरह की सीरीज को लेकर बात हो रही है, तो क्या क्या इस बार नया ऐसा और जो आपको लगता है कि जिसको अमली जामा पहना दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, भारत का जो डिफेंस सेक्टर है और भारत के अंदर जो हमारी जो मिलिट्रीज़ हैं, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हों, उसके अंदर बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो है रशियन या सोवियत मेड इक्विपमेंट का है और वो लगातार चलता रहेगा, उसको हम एकदम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं मोटे मोटे बातचीत करूं, चाहे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर हो, हमारे T-72 टैंक हो, T-90 टैंक्स हों, उसके बाद S-400 जो हमने पीछे लिया, जिसके ऊपर अमेरिका हमें बोल रहा था आप मत करिए डील को, हमने उस समय 4 बैटरीज का जो डिमांड किया था उनमें से 3 आ गई थी 5 में से, और 2 अभी आनी हैं, और उसके अलावा 4 और बैटरीज हम मांग रहे हैं अभी रशिया से अपना पूरा जो एयर स्पेस को कवर करने के लिए। तो जो मोटे मुद्दे रहेंगे इसमें, चाहे वो न्यूक्लियर फील्ड हो, कुंद्राकुलम के अंदर जो नए रिएक्टर्स लगने हैं, हमारे S-400 हैं, S-500 का जॉइंट प्रोडक्शन की बात हो, ब्रह्मोस ऑलरेडी हम जो एक बहुत वर्ल्ड क्लास एक क्रूज मिसाइल ऑलरेडी भारत के अंदर बन रही है। लेकिन सर, जिस नेवी के बारे में बात की जाती रही कि जो सेल्फ रिलायंस की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की, सबसे आत्मनिर्भरता भारत की नेवी में ही रही है। नेवी रशिया की तरफ कैसे देख रही हो? मैं वही कह रहा था दिनेश जी के एक फोरम है रशिया के साथ, एक्चुअली हमारी डीलिंग्स होती रहती हैं। IRIGC MTC करके आपने सुना होगा, इंडो रशियन इंटर गवर्नमेंट कोऑपरेशन मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए।
तो कॉम्प्लेक्स के लिए। तो उसमें क्या है कि हमारा हर एक साल जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं और जो भी डिफेंस कोऑपरेशन है या डिफेंस के इक्विपमेंट है उसकी बातें होती रहती हैं। तो ये तो हमारी एक रेगुलर रूटीन डिस्कशन होती रहती है। लेकिन ये जो लेवल की अब हम बात कर रहे हैं, जो अब ये मीटिंग हो रही है, डेफिनेटली ये उससे बढ़कर है। एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि जनरली रशियन हमें इक्विपमेंट सप्लाई करते रहे हैं। अब बात हो रही है जॉइंट प्रोडक्शन की, जैसे कि ब्रह्मोस। तो वो एक चेंज है जो रशियन थॉट में चेंज है, उनकी फिलॉसफी की चेंज है, कि वो थोड़ा उसमें थोड़ा संकोच कर रहे थे। अब हमारा ये इशारा है कि आप यहीं पे जॉइंट प्रोडक्शन करिए, जैसे आपने 203 की बात करी, AK 203 या सुखोई। तो ये एक मेजर शिफ्ट है थॉट में। आई थिंक उसी पे ज़्यादा चर्चा होने की आज संभावना क्योंकि है। आपने रक्षा सौदे की बात की तो एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आ रहे हैं मनीष, आपके पास आ रहा हूँ। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जो हमारी स्टैंडर्ड डिफेंस डील है S-400, वहां पे बात नहीं रुकेगी। अब ये बात जाएगी S-500 और Su-57 पे। और Su-57 के कितने स्क्वाड्रन आपको चाहिए? तो मेरा मानना है, जब हम थिएटराइजेशन की बात करते हैं तो 5 से 6 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट है। इतने बड़ी संख्या में अगर 100 से ज्यादा आपको Su-57 चाहिए तो उसका क्या टाइम फ्रेम होगा, किस टाइम फ्रेम में डिलीवर होंगे, क्या कॉस्टिंग होगी, क्या किस तरीके से उसका सप्लाई चेंज एंड मेंटेनेंस होगा, और साथ में हिंदुस्तान का जो डिफेंस इक्विपमेंट बहुत सारे रिपेयर एंड रिक्वायरमेंट है, उसकी सप्लाई कैसे होगी, इन सारे मुद्दों पे बात होगी। शारदेंदु जैसे कि सर, एक जब तरीके आप से ये बात कर रहे assurance हैं, मिले। मैंने सुरभि से बात कही थी आबो हवा की, उन्होंने कहा इस पे बाद में बात कर लेंगे। दिल्ली की आबो हवा हमेशा बाद में बात क्यों होती है, उसमें मेरे ये समझ में नहीं आता। ये इट इज लाइक जहान है। जान है जान। आप देखिए पुराना किला के करीब से स्पाइट ऑफ 4 साल होने वाले हैं जंग के, रशिया यूक्रेन के, वहाँ के एक वही अभी भी यहाँ से बेहतर है। जनरल दत्ता, वैसे भी राष्ट्राध्यक्षों की सिक्योरिटी को लेकर तमाम तामझाम होता है। प्रेसिडेंट पुतिन तो और भी ज़्यादा इसका ध्यान रखते हैं और उनकी वल्नरेबिलिटी को देखते हुए भी ज़रा इसका मामला ज़्यादा टाइट होता है। आप क्योंकि ये जानते हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और प्रोटोकॉल, उस दौरान क्या कैसा रहने वाला है? ये जो कहते हैं कि ये मेटाफोरिक होता है, ये परिंदा पर नहीं मार सकता, वैसा होने वाला है बाकी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अगर आप पुतिन साहब की बात करें, आज के दिन में जो माहौल है इंटरनेशनली, पुतिन साहब एक बहुत बड़ा टारगेट है उनके दुश्मनों के लिए। वो बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं दुनिया के अंदर जो चाहेंगी कि पुतिन साहब को किस तरह से निपटा दिया जाए। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जो हमने G20 के समय सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रखा था, जबकि दुनिया के बहुत सारे टॉप लीडर यहाँ पे आए थे, वही प्रोटोकॉल अभी भी फॉलो किया जाएगा। उसके अलावा जो पुतिन की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी होती है, उनके अपने जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी जो उनका ब्यूरो है, उसके अंदर जो 100 के करीब उनके जो पर्सनल होते हैं, वो तकरीबन 1 महीना पहले से आके इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं कि पुतिन साहब कहाँ पे रहेंगे, कौन कौन सी जगह पे मीटिंग्स होंगी, और पूरा जो सेटअप है भारत के सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ में तालमेल बनाते हैं वो। कुछ तस्वीरें चर्चा में रही थी मनीष, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जब हमने देखा था कि किस तरीके से उनके जो बॉडी पर्सनल होते हैं या जो स्पेशल बॉडीगार्ड होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज की वो तस्वीरें सामने आई थी जब किम जोंग उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही थी। और ये भी नोटिस में किया गया था कि जहाँ जहाँ उन्होंने हाथ लगाया उस चीज को किस तरीके से वाइप कर दिया जाता है। फिंगरप्रिंट्स भी नहीं देखिए, बहुत सारे रीजन है उसके, लेकिन मैं पहली बात तो ये कह दूं कि प्रेसिडेंट पुतिन दिल्ली में मॉस्को से ज़्यादा सुरक्षित है। आप ये मान कर चलिए, उनको खतरा ज़्यादा वहाँ पर है। वहाँ क्रेमलिन पर अटैक हो गया था, तो और क्या चाहिए। तो क्रेमलिन पर अटैक हो गया था। कई बार ऐसी घटनाएं घटी जिस वक्त की उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, और पिछले 3 साल के दरमियान इम्पैक्ट की यूक्रेन के आर्मी चीफ और यूक्रेन एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर लोगों ने भी एक कहा। चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वॉर के चलते हुए प्रेसिडेंट पुतिन का यहाँ पहुँचना, जब वहाँ एक बड़े वैज्ञानिक की गाड़ी में विस्फोट हुआ, उस दौरान उनका वहाँ यहाँ पर आना, एक्चुअली सिक्योरिटी के लिहाज से जब ये असेस किया जाता होगा कि थ्रेट परसेप्शन क्या है, इस समय पुतिन के लिए थ्रेट परसेप्शन वर्ल्ड ओवर कैसा देखा जा रहा है? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त दुनिया के जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं उसमें सबसे अधिक जान का खतरा प्रेसिडेंट पुतिन के साथ है। वो इसलिए क्योंकि वो मुल्क ऐसा है जो आज आधी दुनिया से लड़ाई लड़ रहा है। 30 से अधिक कंट्री से तो सीधे जंग है, और वो भी अमेरिका और पश्चिमी देश सारे हैं। युद्ध के हालात के बीच में पुतिन का भारत आना, क्या वो उनके लिहाज से कैसी बड़ी मैसेजिंग देने की कोशिश है? क्योंकि मनीष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पुतिन ने कोई भी ऐसे मेजर जगहों को विजिट नहीं किया है युद्ध शुरू होने के बाद। आज के इस हालात के बीच में उनका भारत विजिट करना उनके तौर पर देखा जाए तो कितना इंपॉर्टेंट?
देखिए, मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि भारत के लिए पुतिन को एक स्पेशल जगह है। भारत एक ऐसा उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो स्पेशल है, प्रिविलेज्ड है। हम स्पेशल क्यों कहते हैं, प्रिविलेज्ड क्यों कहते हैं? मैं सुबह जी एक बात मैं यहाँ पर रखना बाय द वे चाहूँगा। देखिए सर किस तरीके हवा से की बात कर रहे थे और वाटर आप देख स्प्रिंकल हो लीजिए। रहा है जी। और ये जी, ऊंट के मैं- मुंह में जीरा ही सही, लेकिन जीरा दिया जा रहा है ताकि पोल्यूशन कुछ कंट्रोल हो। जी, मैं सुरभि जी एक आपको दृष्टांत देना चाहूँगा। 2021 दिसंबर में जब पुतिन भारत यहाँ पर आए थे तो उस समय भारत और रूस का जो ट्रेड था वो मात्र $13 बिलियन था। आज वही 67 जो बिलियन डॉलर हो गया है। मुझे लगता है कि इस बदलते प्रदूषण के दौर में यदि उन्होंने भारत को चुना है आने का तो इसके चलिए, आप प्रदूषण की बात करें तो बस इतना पूछ लूं कि पाकिस्तान इससे कितना चोक्ड हो जाएगा? नहीं, वो तो उसकी नींद एकदम वो हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है पाकिस्तान की। मैंने ही नहीं रखता है। सर पुराना किला के करीब से गुजर रहे हैं, ये देखिए पुराना किला। यहाँ ये वो जगह है जहाँ करीब ही किलोकरी भैरव मंदिर भी है, काल भैरव मंदिर, जहाँ कहा जाता है पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। और ये है देखिए शेरशाह सूरी और लोदीज की याद दिलाने वाला ये स्थान, जहाँ उनके अपने शौर्य और उनके अपने दौर की कहानी सुनाते ये खंडहर आज भी खड़े हुए हैं। अब जरा हाँ, आपने पुराना किले की बात की है तो हाँ। मैं एक जोड़ना चाहूंगा। निकिता खुश्योव हाँ। जब भारत आते तो उन्होंने कहा था कि वी आर सो नियर, इफ एवर यू कॉल अस फ्रॉम द माउंटेन टॉप्स वी आर द फर्स्ट टू नियर अबाउट यू। तो मुझे लगता है कि निकिता खुश्योव और ब्रेजनेव ने तो यहाँ तक कहा था कि भारत पर हर हमला सोवियत यूनियन पर हमला होगा। तो ये पुराना किला इस बात का दस्तावेज है कि भारत और रूस की जो मित्रता है वो सदियों सदियों से आने तक भी बनी नहीं वैसे रहेगी। इस तरह के जो अभी इस तरह की जो शब्दावली है कि इस पर हमला उस पर भी माना जाएगा, ये सऊदी पाकिस्तान की डील वाले मामले में हुआ, लेकिन वो केवल शब्दों तक ही रह गया। दिल्ली में आए तमाम ग्लोबल लीडर्स और डेलीगेट्स की तरफ से इसको लेकर कई बार सुर्खियां बनी हैं कि किस तरीके की हॉस्पिटैलिटी और किस तरीके से भारत ने शानदार स्वागत उनका किया है। तो अब पुतिन के स्वागत की तैयारी और सिक्योरिटी के लिहाज से हम देखते हैं दिल्ली में सीसीटीवी कैमरास तो हैं सर, लेकिन दत्ता सर अगर पुतिन की मौजूदगी दिल्ली में होती है तो सिक्योरिटी लिहाज से कितना अपग्रेड इसे कर दिया जाता? बिल्कुल, देखिए ऐसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल G20 के समय हुआ, जिसके अंदर की बहुत सारे दुनिया के जो टॉप लीडर्स थे यहाँ मौजूद थे, उस समय पुतिन साहब नहीं आए थे और लैवरोव आए थे उनकी जगह पे। लेकिन और चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे कैनेडियन हो, चाहे और सारे लोग आए थे, और एक और आदमी नहीं आया था, कौन? हमारा पड़ोसी चीन का। ठीक है, तो हमारा जो प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का सेटअप जो है, जिसके अंदर हमारी दिल्ली पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी RNAW, हमारे NTRO, हमारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और पूरी जो प्रोटोकॉल है SPG हो गया जो हमारे यहाँ पे है, और ये पूरा प्रोटोकॉल अभी एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अंदर नो फ्लाई जोन्स भी डिक्लेयर होंगे। सर मेरी नजर तो उस ब्रीफकेस पर भी होती है। मनीष, उस वक्त भी मैं बॉडीगार्ड को लेकर आपसे बात कर रही थी तो मैं ब्रीफकेस को लेकर भी बात करना चाहती थी, क्योंकि जब आज की जनरेशन ये तमाम प्रोटोकॉल्स और सिक्योरिटी देखती है तो उनकी नजर उस ब्रीफकेस पर भी दिनेश होती है, जिसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट को देखते हुए ये ब्रीफकेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए जिस वक्त रूसी राष्ट्रपति यहाँ पर होंगे, उनके साथ जो बॉडीगार्ड है वो उस न्यूक्लियर सूटकेस को लेकर चल रहे होते हैं। देखिए दुनिया में अगर आप देखें तो अमेरिका और नाटो के सभी देशों को मिलाकर जितना परमाणु हथियार है उतना अकेला अभी रूस के पास है, और इतने हथियार हैं कि अगर उसमें से 10% का भी इस्तेमाल करें तो दुनिया को 100 बार बर्बाद किया जा सकता है। तो वैसी स्थिति में उस न्यूक्लियर सूटकेस की महत्ता तो वाकई में सबसे मतलब खास है ही। लेकिन एक बात ये भी है कि 3.5 साल के इस युद्ध के दरमियान जब क्रेमलिन पर अटैक हुआ, जब कुर्स्क पर अटैक हुआ, जब क्रीमिया ब्रिज टूटा, तब भी पुतिन ने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। इसके लिए आप प्रेसिडेंट पुतिन को क्रेडिट दे सकते ईश्वर हैं करे ये कि उन्होंने ये सद्बुद्धि पूरी जिम्मेदारी दुनिया में रखी। कायम रहे और वो ना होने पाए जिसका अंदेशा है। यहाँ से एक बार दिल्ली फिर से देखिए, यहाँ ये खूबसूरत फाउंटेन, ये G20 के दिनों की याद दिलाता हुआ एक बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, और ये है गेट नंबर 4 भारत मंडपम। भारत मंडपम को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा हम इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि वैसे में जब ये कहा जा रहा है कि पीस प्लान को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो सिरे चढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अब जब अमेरिका कोशिश कर रहा है और यूक्रेन के लोगों से मिलने के बाद अब रशिया पहुंचे हुए हैं अमेरिकन डेलीगेट्स, क्या ये बात आखिरकार हिंदुस्तान आकर बनेगी और ये 3 साल 9 महीने से ज़्यादा का जो ये युद्ध चल गया,
क्या अब ये समाप्ति की तरफ बढ़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जनरल दत्ता, आपको लगता है क्या यही एक मौका होने वाला है, 4 और 5 दिसंबर तारीख बन जाएगा इस हिसाब से? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक मोदी साहब का और पुतिन का आपस का जो भाईचारा रिश्ते और जो रिश्ता है जिसको हम मित्रता बोलते हैं, पहले भी मोदी साहब ने पुतिन को बोला था कि ये युद्ध का समय नहीं है। वो तो है, चलो एक कहने की बात है कि ये युद्ध का समय नहीं है, शांति होनी चाहिए दुनिया में और पूरे भेदभाव हटा के एक वन नेशन वन फैमिली वन फ्यूचर, ये हमारा मानना है। भारत किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है, हमारे लिए पूरी दुनिया जो है एक फैमिली है। मनीष, प्लानिंग, कॉन्वॉय सब कुछ फिक्स होता है। ऐसे में जब वो आएंगे तो उनकी गाड़ी, उनका काफिला कौन सी होगी, कहाँ से गुजरेगा, उस पूरे प्रोटोकॉल को देखते हुए भी सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए सब कुछ तय है, उसका रिहर्सल किया जा रहा है लगातार। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी लगातार रूसी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है और उसकी वजह यह है कि जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद फिर उनका सुरक्षा काफिला वहां से उन्हें पहले होटल तक लेकर आएगा और फिर वहां होटल से फिर देर शाम में रूसी राष्ट्रपति फिर भारत के राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पर कि उनके लिए डिनर, उनके सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया। और अगले दिन का जो कार्यक्रम है, जहां पर कि वो राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी, प्रेस स्टेटमेंट होगा। लेकिन इन सब के बीच में जो उनकी सुरक्षा का जो तामझाम है, देखिए एक तो रूसी राष्ट्रपति की अपनी जो सुरक्षा एजेंसी है, अमेरिका के सीक्रेट सर्विस की तरह रूस के भी राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल सीक्रेट सर्विस है, जो उनका कोर जो सुरक्षा कर्मी है उनको संबोधित किया जाता है। उसके बाद जो रशियन नेशनल बॉडीगार्ड है, जिसको रूस गवात्रा कहते हैं, वो फिर सेकेंड लेयर की सिक्योरिटी देखती है। लेकिन उसके बाद जो तीसरी लेयर की सिक्योरिटी है, वहाँ पर इंडियन और रशियन सिक्योरिटी एजेंसी मिलकर तीसरी लेयर की सिक्योरिटी देखती है। और फिर फोर्थ लेयर के बाद से फिर जैसा कि जनरल दत्ता ने आपको बताया कि वो फिर इंडियन एजेंसी के हवाले चली जाती है, जिसमें हमारे एनएसजी कमांडो है, हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस है। ग्रैब 2 प्रभावी है, यहाँ ग्रैब 2 प्रभावी है, वो कितना प्रभाव डाल रहा है पॉल्यूशन में, ये हम आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन संदीप जी, अब सवाल ये है, ये जो चाइना है, क्या कभी बातचीत की टेबल पर हिंदुस्तान रशिया से ये कहता होगा जरा इनको समझाओ? ये कभी अरुणाचल को लेकर इस तरह के बयान देते हैं, कभी नेपाल के नोट में छपवा देते हैं कि अमुक अमुक हिस्से तो नेपाल के हैं। क्या ये बातें भी कहीं आएंगी या ये इनका महत्व तो नहीं है, क्योंकि ये बड़ी रशिया दिलचस्प बात आपने कही है कि हिंदुस्तान क्या रशिया से कहेगा। देखिए, हिंदुस्तान रशिया से ये कहता है कि मॉस्को और बीजिंग के बीच में जो मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है, शादी तो है लेकिन हमेशा इनकन्वीनियंस रहता है। और मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस ये है कि इन दोनों के बीच में एक जब जबरदस्त प्रतिद्वंदिता है सेंट्रल एशिया में, इन दोनों के बीच में कंपटीशन है। रशिया का जो व्लादिवोस्तोक रीजन है, तो पुतिन परेशान है, लेकिन उनको इस समय मालूम है कि इस समय तो हमारे पड़ोसी चाइना और भारत हैं, तो मुझे लगता है ये एक व्यवस्था हो सकती है पुतिन की। इसीलिए कहा जाता है कि भारत एक स्वाभाविक मित्र है, नेचुरल एलाई है, और चाइना क्या है, ये समय का प्रोडक्ट है। मुझे लगता है कि जब ये सब कुछ सब नॉर्मल हो जाएगा तो पुनः भारत जो है और रूस दोनों मिल करके एक कहीं ना कहीं मैसेजिंग देंगे। एक बात मैं मनीष ये जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तानियों की कोई एक बात बताइए जो रशियंस को सबसे अच्छी लगती है। हिंदुस्तानियों में ये बात कमाल की है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रूसियों को भारत का सब कुछ अच्छा लगता है, फिर चाहे वो खाना पीना हो, संस्कृति हो, मूवी हो, और उन सबसे बढ़कर दोस्ती जो लगातार भारत ने, आप ये सोचिए, हम कहते हैं कि रूस ने हमारा साथ दिया इस युद्ध के दरमियान। सबसे ज्यादा हिट कौन है हिंदुस्तान का स्टार जो रशिया में बहुत पसंद किया जाता है? जाहिर है कि राज कपूर उनके लिए ऑल टाइम फेवरेट है। मिथुन चक्रवर्ती बहुत पसंद किया जाता है। आज की तारीख में जॉनी जॉनी गाना उनके लिए किसी नेशनल सॉन्ग से कम नहीं है। आप किसी से जाएं, आप अपना नाम की जगह पे आप जॉनी जॉनी बोलिए। तो ये देखिए जरा, इंडिया गेट, आश्रम, ITO, सर झुका लेना पड़ेगा जरा। और भारत के दोस्त की अगवानी में मॉस्को से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। दिनेश जी, आपने अभी सवाल किया था कि सबसे खास क्या है जो रशियन लोग भारत को पसंद करते हैं। मैं नवदुर्गा का समय था, उस समय जब मैं रोस्तों में था, तो वो कह रहे थे कि आपके देश में चल क्या रहा। मैंने कहा हमारे यहाँ नवदुर्गा चल रहा है, यानी 9 दिनों का व्रत होगा। तो उन्होंने ये कहा कि भारत एक ऐसा मुल्क है दुनिया का जहाँ पर हर समय लोग वहाँ पर फेस्टिवल मोड में रहते हैं, उत्सव के मोड में, उत्सव धर्मी देश है। तो मुझे लगता है कि पूरे यूरोपियन कंट्री में जहाँ पर कोल्ड होता है, जहाँ पर ठंड प्रदेश कहा जाता है,
है। और भारत का जो वार्म अप है, वो वार्म अप उनकी जो साइकोलॉजी में, जो उनकी चेतना में है, मुझे लगता है ये बहुत प्रभावित रिफ्लेक्शन उससे भी नजर आता है जब हम अपने मेहमान का स्वागत कुछ खास भेंट करते हुए देते हैं, और उसमें भी हम शरदेंदु सर देखते हैं कि भारत की हेरिटेज वैल्यू का एक मैसेज उस गिफ्ट में, उस तोहफे में जरूर होता है। जी हाँ, हिंदुस्तान की यही तो जो खासियत है, पूरे विश्व में फेमस है। और ये पुतिन जो इस चीज़ को ज़्यादा रिलिश करते हैं, रशियन ज़्यादा रिलिश करते हैं, और तमाम तरीके की हमारी जो कल्चरल एफिनिटी रही है इतने समय से रही, तो हम बड़े ही नेचुरल फ्रेंड हैं, हम एक दूसरे के सेंटिमेंट को समझते हैं। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी केमिस्ट्री पर भी जनरल दत्ता मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि ये केमिस्ट्री एक कैसी दिखाई देती है और कितनी महत्वपूर्ण। देखिए, ऐसा है, किसी भी मुल्क का लीडर जो अपने लोगों के लिए, अपने देश के हित के लिए काम करे, उसको सब लोग पसंद करेंगे। अभी चाहे रूस की बात है, तो रूस को जो पुरानी उसकी जो इज्जत थे और जो प्रोटोकॉल होता था, पुतिन उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और रूस के सारे लोग उसको पसंद करते हैं। अब ये मान के चले कि कितने साल हो गए, 2000 से लेके आज तक पुतिन जो है वहाँ पावर में है और इलेक्टेड लीडर है। और उसी प्रकार अभी हमारे मोदी साहब जो हैं, जो ये लगा, और अब तो वो कह रहे हैं कि 150 साल तक भी जिया जा सकता है। बिल्कुल जिया जा सकता है। और ये इसकी चर्चा वहाँ हुई थी एससीओ के दौरान, किसके बीच में, जिनपिंग, पुतिन और मोदी साहब के बीच में, कि 150 साल तक जिंदा कैसे रहना है। खैर, तो यहाँ तक मोदी साहब का सवाल है, पुतिन का सवाल है। ये देशभक्त लोग हैं, अपने देश के लिए, अपनी आवाम के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आज आप पसंद करें ना करें, कल आप जरूर उनको पसंद करेंगे। शरदेंदु सर, स्टूडियो में हम बदलते ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं, आप ये पेड़ भी देखते रहिएगा जो पीछे आ रहा है अब अपना। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए भी क्या इस दौरे के जरिए एक मैसेजिंग है सर? मैं न्यूक्लियर क्षमताओं के लिहाज से ये सवाल भी कर रही हूँ, क्योंकि जहां बात ईरान और रशिया के सहयोग की आती है, तो मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट की वो भी एक सबसे बड़ी वजह। देखिए, मिडिल ईस्ट में अगर आप इस मुद्दे को देखेंगे तो वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी किस कंट्री की है? हिंदुस्तान वहाँ एग्जिस्ट करता है, तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्री हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, और अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसेस हैं, कॉमर्शियल इंटरेस्ट हैं, लेकिन जो अलाइनमेंट होता है वो आपके म्यूचुअल ट्रस्ट पे होता है, और वो ट्रस्ट फुलफिल करता है रशिया। रशिया इस इम्पॉर्टेंट इलाके को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ा एनर्जी का सेंटर है, और साथ में जिस तरीके से ईरान ने रशिया की मदद की है रशिया यूक्रेन युद्ध में, उसको भी वो रिकॉग्नाइज करता है। अच्छा, ये तो जब किसी भी खास तौर हालत से में बायलैटरल होता है सर मुद्दा, अब जैसे ये भारत और रूस के बीच का सालाना एक पीरियोडिसिटी वाला मीटिंग है, ये समिट है, तो ऐसे में क्या एक दूसरे से सीधे ताल्लुक रखने वाले मुद्दे डिस्कस किए जाते होंगे, या इसमें फॉर दैट मैटर वेनेजुएला भी डिस्कस हो सकता है कि अमेरिका वेनेजुएला को लेकर क्या? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो मीटिंग होने जा रही है इन सारे लाइनों से ऊपर उठने जा रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका हेजुमनिस्टिक पॉलिसी में बिलीव करता है, और दूसरी तरफ जो रशिया के अलाइनमेंट आज की डेट में बड़े लिमिटेड रह गए हैं, वो नॉर्थ कोरिया, चाइना और ईरान तक है। तो इस कैनवस को पुतिन डेफिनेटली बढ़ाना चाहेंगे, जिसमें मिडिल ईस्ट के भी कंट्री आएंगे, अफ्रीकन कंट्री भी आएंगे। जो ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं, ग्लोबल साउथ के कंट्री एक बहुत बड़ा बेस है रशिया के लिए, उनको मार्केट भी देता है, उनकी एनर्जी रिसोर्सेज भी पूरी करता है, तो इन सब पे बात हो। क्या आपस में वो कह सकते हैं कि यार ट्रम्प तो वैसे अपने दोस्त ही हैं, लेकिन इस समय डीप स्टेट उनकी स्टीयरिंग लेकर चला रहा है, इसलिए चलो कुछ देर देखते हैं वो क्या करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं मानता हूँ कि ये एक मोस्टली बायलैटरल मीटिंग होने वाली है मेरे हिसाब से। और बाकी जो बात रही है मित्रता की, ये सदियों से चलता आ रहा है। जनरल दत्ता साहब ने शायद कहा था कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हाँ, रशियंस डेफिनेटली कनेक्ट करते हैं 1 to 1, क्योंकि हम भी बहुत बार जा चुके हैं। रशियंस 1 to 1 कनेक्ट करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, लेकिन उनका एक नेशन टू नेशन जो एक रिलेशन बना हुआ है, जो पिछले 50 सालों से चलता आ रहा है, 70 सालों से चलता आ रहा है, मैं समझता हूँ वो चलता रहेगा। और आपस में ये देखिए, सिग्नल यहाँ फ्री है, यहाँ फ्री है। आपको लगता है किन मुद्दों में दोनों देशों के बीच में सिग्नल एकदम फ्री है, और कहाँ थोड़ा सा आपको लगता है कि ऑब्स्टेकल्स हैं? देखिए, जो भी डिफेंस कोऑपरेशन की बात है, उसमें तो आप मान के चलिए कि दिनेश जी ये फ्री ही है। ये एक तरह की फॉर्मेलिटी है कि ये हम टाइमली डिलीवरी ऐड कर दिया। मैं timely रशिया में delivery का सर- टाइमली डिलीवरी एंड प्राइस एस्केलेशन, ये दो चीजें हैं जो देखिए, हमारे ऐसा है, रेड सिग्नल है। रशिया और भारत के बीच में जितना डील हो रहा है वो रूबल एंड रुपी में हो रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है ये डॉलर इंटरेक्शन नहीं है। इसके अंदर जो हमारी जो करेंसी है और
जो रूस की करेंसी है इसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। Right. तो एक तरह से एक ये धक्का मारा हमने डॉलर को पीछे कि डॉलर के जोर के ऊपर जो अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत चला के बैठा है उसको हम इसको न्यूट्रलाइज करते चले जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है। डॉलराइजेशन शब्द भी तभी आया था दिनेश, जिस तरीके से तमाम सैंक्शंस के बीच में अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है, घटी नहीं है, बढ़ी है। और हिंदुस्तान ने भी उधर अमेरिका की जो चाबुक चली है कि आप वहां से तेल खरीद रहे हैं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, भारत तो की अर्थव्यवस्था टाइमिंग की जैसे बात बढ़ी करें है, ये दोनों मुल्क पूरी दुनिया को ये बता सकते हैं कि डॉलर के अलावा भी कई रास्ते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। एक चीज है, डोनाल्ड ट्रंप जब किसी चीज को ना पसंद करते हैं तो ना पसंद करते हैं। कहीं इस डील और इस विजिट से अगर हमारे बहुत सारे MOU साइन होंगे, डिफेंस डील साइन होगी, ऐसा अनुमान है, तो कहीं ये टैरिफ का मुद्दा 50 से 75 और 75 से 100 तो बढ़ता हुआ नहीं जा रहा नहीं तो बट ये एक रीजन तो है ना सर, क्योंकि ग्लोबली जिस तरीके से टैरिफ बॉम्ब डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा है उसका असर इस पूरी बातचीत को देखते हुए एक अलग मैकेनिज्म के तौर पर नजर आएगा, जहां पर भारत और रशिया रूबल और रुपी में डील करते हुए हमें दिखेंगे। देखिए ये बात तो सही है जो अभी सरदेंदु सर बता रहे थे, और ये हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध ऐसे चलता रहेगा, लेकिन अनजाने में ही सही भारत इसमें ड्रैग हो रहा है। हम 25% टैरिफ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसलिए हम एक्स्ट्रा 25% टैरिफ दे रहे हैं। तो ये युद्ध का खत्म होना भारत के लिए भी जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि ट्रंप एक अलग किस्म के हैं। अगर वो इस बात से नाराज हैं कि भारत और रूस के बीच और संबंध बढ़ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में उनको मैनेज हमें करना पड़ेगा। देखिए हम इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते कि रूस हमारा अगर अच्छा पार्टनर है तो हमें अमेरिका की भी ज़रूरत है। तो अमेरिका को कैसे साथ में लेकर चलना है, कैसे बोर्ड में ऑन बोर्ड रखना है, और यही वजह है कि ट्रंप के विशेष दूत से मिलने के बाद पुतिन जब यहाँ आ रहे हैं तो पुतिन के भी दिमाग में है कि ठीक है, देखिए हमारे आपकी दोस्ती अच्छी है, लेकिन हाँ एक सीमा है ना कि आपकी दोस्ती को हम कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। तो रूस को भी सोचना पड़ेगा कि भारत का इंटरेस्ट कहाँ पर है, और उसके इंटरेस्ट के साथ जबरदस्ती बहुत ज़्यादा नहीं की जानी चाहिए। बड़ी ये बात जो यहाँ आप पर मैनेज करने की बात कर रहे थे, देखिए अगर दोस्ती है और समझ आपस में अच्छी है तो लोग मैनेज करके, देखिए हम भी आगे बढ़ रहे हैं, पेड़ आ रहे हैं, वायर आ रहे हैं, हम आगे निकलते जा रहे हैं। लेकिन अगर यही नहीं हो तो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जाता है कि देखो ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। दिनेश ऐसा है, अमेरिका ने बोला कि उसका जो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ वो भारत के कोस्ट के ऊपर नहीं है, बोला उसने अभी ऑफ संदूर के बाद भी। उसी प्रकार भारत का रिश्ता जो रशिया के साथ में है वो अमेरिका के कोस्ट के ऊपर नहीं है। तो अमेरिका को एक चीज़ समझनी चाहिए, भारत अपने हित की बात कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ नहीं बात कर रहा है, अपने हित की बात कर रहा है, रूस अपने हित की बात कर रहा है। आपको क्यों तकलीफ? और इसी बलबूते दिनेश हम ये विटनेस करेंगे 4 और 5 तारीख को कि ये मुलाकात किस तरीके से ऐतिहासिक साबित भी होती है। अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी मित्रता निभाते चले जाना, और एक दूसरे के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना जो उसके लिए कहीं प्रतिकूल हो। यही भारत और रशिया की दोस्ती को असल में डिफाइन करता है, और इसीलिए दुनिया इसको खास तौर से बड़ी दिलचस्पी से देख रही है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भारत के बस में रूस है। और कहते हैं मित्रता के बारे में वैसे भी कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपातकाल परखिए चारी, और इस तरह की न जाने कितनी आपदाओं के मौके पर रशिया ने इंडिया को और इंडिया ने रशिया को परखा है और 24 कैरेट पाया है। बिल्कुल। फिलहाल हमारी इस हाईटेक बस में आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस हो या हाईटेक स्टूडियो, इसी तरह से ये मेगा कवरेज जारी रहेगी।